अब थोड़ी अटेंड है। अब यहाँ पे पहले तो सिक्योरिटी के जाते हैं, ठीक है। स्क्रीन, हेलो सर, कर दो स्क्रीन ओवरसीज। बोलो क्या करना है। ये तो यहाँ का लीडिंग फेज ही तो है। हाँ, बाहर की जरूरत है देखते हैं अभी। कर दूं शेयर, पार्टिसिपेंट तो आ ही जाएंगे। सिक्योरिटी का दिया ना, एक बार दिया ना, सिक्योरिटी कर दिया ना। ठीक है, पार्टिसिपेंट तो म्यूट और पार्टिसिपेंट तो क्लिक करो सर, ये म्यूट ऑफ करो। यस, चैट पे जाओ सर, स्पेशल दो। कहाँ गया इसका? इधर इधर और इधर इसको करो ब्लैक। शेयर स्क्रीन, शेयर स्क्रीन, ये है ना। हाँ, शेयर क्या चक्कर हो रहा है ये? बच्चों से पूछ लेना, मेरी आवाज ऑडियो वीडियो जल्दी करो ना, चालू कब होगी? अच्छा होगी सर फिक्स, वो भी चालू कर दो। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं सब? बढ़िया। मेरा नाम डॉक्टर संदीप लखोटिया और आज हम शुरू करेंगे मानव जनन। पहला टॉपिक है आज आपका। एक, सबको मेरी आवाज आ रही है? सबको पीपीटी दिख रही है? ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं यहाँ से हमारा नया सफर। आगे सभी देखो, ये एक नया सफर की शुरुआत है जिसकी मंजिल क्या है? मेडिकल कॉलेज। हमें कहाँ जाके रुकना है? मेडिकल कॉलेज में। मॉडल नंबर, बेटा मॉड्यूल नंबर ये 1 है, ठीक है। नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है आपको। यहाँ पर जो भी मैं लिखूंगा वो सब एज अ पीडीएफ की फॉर्म में क्लास के जस्ट बाद, अगर क्लास ऑटोमेटिकली 1 घंटे 10 मिनट के बाद बंद हो जाती है तो भी आपको ये सारे नोट्स पीडीएफ की फॉर्म पर आपके अकाउंट पर मिल जाएंगे, ठीक है। अब कोई बात नहीं बेटा, अगर डिजिटल नोट्स नहीं मिले हैं तो वो मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी मेरे नोट्स क्लास खत्म होते ही 5 मिनट के बाद आपके अकाउंट पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो आपको ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बात को समझना है, ठीक है। समझने की पूरी कोशिश करें और अगर कोई लगे कुछ डाउट तो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्लास के बीच में वो नहीं हो पाएगा, फिर भी हम कोशिश करते हैं कि आपको कोई परेशानी नहीं हो, ठीक है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम मानव जनन। देखो, मानव जनन जानने से पहले हमें, बेटा रिकॉर्डिंग्स रहेगी, ठीक है। अभी 2-3 दिन तक इसकी रिकॉर्डिंग रहेगी, ठीक है।
तो और ये नोट्स रहेंगे आपके पास पीडीएफ की फॉर्म में, तो उसको अब हम क्लास शुरू करते हैं। अब सभी लोग क्लास पे ध्यान दें मैसेज की जगह। तो सबसे पहले हम बात करें मानव जनन की। मानव जनन, उसको जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए जनन क्या, ठीक है। तो जनन के बारे में हम बात करें तो कोई भी प्राणी, कोई भी प्राणी हो सकता है, ठीक है। चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो फंगई हो, चाहे वो इंसान हो, मछली हो, ठीक है। तो सभी जो जाति के लोग हैं, सभी जो प्राणी हैं, वो क्या करेंगे, अपने ही जैसे, अपने ही प्रकार के और संतति पैदा करेंगे। उसी को तो रिप्रोडक्शन या फिर जनन बोलते हैं, ठीक है। और क्यों पैदा करेंगे, सबसे बड़ी बात है पैदा क्यों करना, क्यों, क्योंकि अपने ही वंश को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी जाति को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो उस अपनी जाति को आगे बढ़ाने के लिए वो क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन या जनन करेंगे। जनन की क्रिया से वो अपने वंश को आगे बढ़ाए। अब इसमें अगर हम बात करें जनन की, जैसा कि आप सभी को पता है, जनन जनन की बात करें तो जनन दो तरह के होते हैं, सभी को दिख रहा है ना। तो जनन दो तरह के होते हैं, अलैंगिक और लैंगिक। अगर हम बात करें यहां पर अलैंगिक यानी एसेक्सुअल, एसेक्सुअल में यहां पर युग्मक, अगर युग्मक की बात करें या गैमेट्स की बात करें तो यहां पर गैमेट्स हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, दोनों ही कंडीशन। गैमेट्स हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, लेकिन अगर लैंगिक की बात करें यानी सेक्सुअल की बात करें तो यहां पर क्या होगा, युग्मक प्रेजेंट होंगे। और युग्मक कितने तरह के होंगे, दो तरह के होंगे, एक नर युग्मक होंगे और दूसरा मादा। हाँ मुकेश, मुकेश को क्या हो गया, मुकेश को क्या हुआ, बेटा टाइप कर दो मैसेज, है ना। हाँ, तो अब हम बात करें वापस से अलैंगिक और लैंगिक की, सेक्सुअल और एसेक्सुअल, ठीक है। तो युग्मक अगर हम बात करें तो युग्मक अलैंगिक में हो भी सकते, नहीं भी हो सकते, जबकि लैंगिक में युग्मक प्रेजेंट, ठीक है। लेकिन अब हम बात करें अगर जनन की, ठीक है। तो जनन के लिए यहां पर युग्मक, अलैंगिक में युग्मक का समेकन होना जरूरी नहीं है, यहां पर समेकन नहीं होगा यानी फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नहीं होगा। लेकिन अगर वही बात करें हम यहां पर लैंगिक की, तो यहां पर समेकन होगा, नर और मादा युग्मक का समेकन यहां पर होगा, जिसके कारण क्या होगा, एक नई संतति का फॉर्मेशन होगा, नई संतति बनेगी। और वो संतति कैसी होगी, वो अपने जनक जैसी होगी, अपने माता पिता जैसी होगी, होगी। ऐसा थोड़ी है कि इंसान का बेटा, ठीक है, ऐसा थोड़ी होगा कि इंसान का बेटा बंदर हो। बेटा समेकन का मतलब आपको पता होना चाहिए, फ्यूजन, इसको हम बोलते हैं फ्यूजन, ठीक है। यानी यहां पर गैमेट्स के फ्यूजन की बात, ठीक है। समेकन आ गया समझ में सभी को। हाँ, तो यहां पर नए ऑफ संतति यानी हम बोल सकते हैं ऑफस्प्रिंग भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, ऑफस्प्रिंग बनेगा किससे, दोनों गैमेट्स का या फिर दोनों युग्मक के फ्यूजन से बनेगी, उसको हम ऑफस्प्रिंग बोलेंगे। अब अगर यहां पर बात करें, यहां पर सिर्फ एक सिंगल पेरेंट, एक सिंगल जनक से, ठीक है, एक सिंगल जनक से क्या होगा, एक पूरा नया संतति या नई ऑफस्प्रिंग का यहां पर फॉर्मेशन होगा। आई बात समझ में। इंग्लिश भी लिखनी है, चलो ठीक है बेटा, आगे इंग्लिश भी देख लेंगे हम, इंग्लिश हिंदी दोनों को साथ लेकर चलेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं वापस से यहां पर आकारीय और आनुवांशिकी यानी मॉर्फोलॉजी। अगर हम बात करें यहां पर तो मॉर्फोलॉजी और जेनेटिकली,
मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली यहाँ पर अलैंगिक में क्या होंगे, बिल्कुल अपने जनक के जैसे होंगे, अपने पेरेंट्स के जैसे होंगे, बिल्कुल सिमिलर होंगे, और इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, क्लोन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, क्लोन्स बोलते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर हम बात करें तो आपको पता होगा कि यहां पर क्या होंगे, जेनेटिकली डिफरेंट होंगे, जेनेटिकली डिफरेंट होंगे, कुछ ना कुछ वेरिएशंस होते हैं यहाँ पर, और ये वेरिएशंस किसकी वजह से आते हैं, क्रॉसिंग ओवर की वजह से, जिसको हम आगे जेनेटिक्स में भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंट होंगे, अपने जनक से डिफरेंट होंगे। और सबसे पहले अगर यहाँ पे बात करें तो ह्यूमंस, एग्जाम्पल क्या है इसका, ह्यूमन, हमारे अंदर क्या होते हैं, दो अलग अलग गैमेट्स होते हैं, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, स्पर्म और ओवा। ठीक है, शुक्राणु या अंडाणु, और उनके समेकन से, फ्यूजन से क्या बनता है, नई ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन होता है। लेकिन अगर हम बात करें एसेक्सुअल की या अलैंगिक की, तो यहां पर हम एग्जाम्पल जानते हैं, अमीबिया होता है। ठीक है, अमीबा होता है, हाइड्रा होता है। ठीक है, ये सारे क्या हैं, इसके एग्जाम्पल्स, जहां पर बडिंग से या फिर बाइनरी फिशन से क्या होगा, नई स्पीसीज, नई ऑफस्प्रिंग का यहां पर फॉर्मेशन। ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर है। तो ये एक हमारा इंट्रोडक्शन था जनन के बारे में, रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, अब हम यहां से बात शुरू करेंगे ह्यूमंस की। अब इसके बाद जो भी हमारी बात होगी वो सब मानव के लिए होगी, ह्यूमन के रिगार्डिंग होगी। ठीक है, अब हम एसेक्सुअल वगैरह की बात यहाँ पर बिल्कुल नहीं करेंगे। तो जैसे हमने बात करी मानव, ठीक है, तो मानव, मानव के अंदर कौन सा होता है, सेक्सुअल या एसेक्सुअल, हमारे अंदर होता है सेक्सुअल। ठीक है, तो सेक्सुअल होगा, तो सेक्सुअल के लिए हमें पता है दो टाइप के गैमेट्स, और दो टाइप्स के गैमेट्स बनाने के लिए यहाँ पर हमारे अंदर दो टाइप्स के सेक्स ऑर्गन्स भी होते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर बात करें जनन अंग के प्रकार, ठीक है, कितने प्रकार के सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, तो हमारे अंदर दो प्रकार के सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, प्राथमिक होता है पहला, और दूसरा द्वितीय। ठीक है, यानी प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स हमारे अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना, बोथ मेल में भी होते हैं, फीमेल में भी होते हैं, यानी नर में भी प्रेजेंट होंगे और मादा में भी प्रेजेंट होंगे। अब डिफरेंस क्या है इन दोनों के, प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या डिफरेंस होता है, तो यहां पर अगर हम बात करें, अगर हम प्राइमरी की बात करें, ठीक है, प्राइमरी वो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं जो क्या करे, युग्मक का फॉर्मेशन करे, युग्मक बनाए, या फिर जनन हार्मोन यानी सेक्स हार्मोन। ठीक है, तो यानी हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन उन ऑर्गन्स को बोलेंगे जो क्या बनाए, एक तो युग्मक यानी गैमेट्स बनाए, और दूसरा क्या बनाए, सेक्स हार्मोन्स भी बनाए। ठीक है, अब क्योंकि हमारे अंदर दो तरह के प्राणी होते हैं, एक नर और एक मादा, यानी मेल और फीमेल। तो अगर हम नर की बात करें, यानी कि हम मेल की बात करें, ठीक है, तो मेल में आपको पता है हमारे अंदर जो गैमेट होता है वो क्या होता है, शुक्राणु यानी स्पर्म, स्पर्मेटोजोन। ठीक है, और ये कहाँ बनता है, वृक्षण में, जिसको हम क्या बोलते हैं, टेस्टिस भी बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे अंदर नर के अंदर क्या होगा, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हम किसे बोलेंगे, टेस्टिस को या फिर वृषण को। ठीक है, और ये जो गैमेट बनाता है इसको हम बोलते हैं शुक्राणु या फिर स्पर्म। ठीक है, अब ये तो बात हुई युग्मक की। अब दूसरी बात आती है जनन हार्मोन की। तो हमारे अंदर जनन हार्मोन, नर के अंदर कौन सा होता है, नर के अंदर जनन हार्मोन यानी सेक्स हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन। क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, तो टेस्टोस्टेरोन अगर यहाँ पर है, जिसको हम एंड्रोजन भी बोल देते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन भी कहाँ होगा, टेस्टिस में ही होगा। ठीक है, तो ये तो बात हुई नर की। अब बात करें मादा की, तो मादा के अंदर यानी फीमेल के अंदर जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो क्या है, अंडाशय, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओवरी भी बोलते हैं, अंडाशय या फिर ओवरी। और फीमेल के अंदर
जो युग्मक है उसको क्या बोलते हैं, अंडाणु या फिर ओवम। क्या बोलेंगे हम, अंडाणु या फिर ओवम। ठीक है। और युग्मक के बाद अगर बात करें जनन हार्मोन की, ठीक है, यानी सेक्स हार्मोन की, तो फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, क्या होगा, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये दोनों फीमेल सेक्स हार्मोन्स। ठीक है, यहां तक क्लियर है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स की बात करें, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं जो या तो युग्मक या गैमेट्स का फॉर्मेशन करे या फिर सेक्स हार्मोन्स का फॉर्मेशन करे। ठीक है ना। अब यहां पर हम बात करें युग्मक, नर के अंदर युग्मक शुक्राणु है यानी स्पर्म है, और यहाँ पर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस। जबकि अगर फीमेल की बात करें तो यहाँ पर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स ओवरी है और सेक्स हार्मोन्स हैं एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ठीक है। अब उसके बाद जैसे बच्चे ने लिखा एंड्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन में डिफरेंस क्या है। एंड्रोजन एक बड़ी टर्म है जिसके अंदर टेस्टोस्टेरोन भी आता है। जैसे अगर मेल की बात करें हम, तो मेल के अंदर एंड्रोजन किस फॉर्म में प्रेजेंट है, टेस्टोस्टेरोन में, यानी ह्यूमंस के जो मेल है वहां पर एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन यानी सेम होता है। ठीक है, लेकिन सब जगह ये सेम नहीं होगा, डिफरेंस है, इसीलिए हम यहाँ पर इसको क्या बोल देते हैं, टेस्टोस्टेरोन या फिर एंड्रोजन, कुछ भी लिखे मेल में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है बच्चों, तो यहां तक आप सभी को पता चल गया। ये हमने बात करी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स की। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा द्वितीयक जनन अंग, यानी हम इसको बोल सकते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। क्या हो गया, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। अब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स की अगर यहां पर हम बात कर रहे हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स की अगर यहां पर बात कर रहे हैं हम, तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स क्या होता है, वो डायरेक्टली गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं करते। ठीक है, वो गैमेट्स का फॉर्मेशन तो नहीं करते, पर दोनों गैमेट्स के फ्यूजन में है। ठीक है, यानी कि नर और मादा, ये जो दोनों के जो युग्मक हैं, गैमेट्स हैं, उनको मिलाने में, उनको फ्यूजन में जो मदद करे, वो कौन से ऑर्गन है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स कहलाते हैं, या फिर सहायक जनन अंग भी बोलते हैं हम इनको। ठीक है, अब ये कैसे मदद करेंगे, ये मार्ग मार्ग देंगे। जैसे अगर हम बात करें हमारे मानव की, तो मानव के अंदर मेल अलग है, फीमेल अलग है, तो दोनों के अंदर, मेल के अंदर मेल गैमेट है, फीमेल के अंदर फीमेल गैमेट है, तो दोनों गैमेट्स को क्या होगा, मिलाना होगा। तो मिलाने के लिए एक मार्ग की जरूरत होगी, और वही मार्ग जो प्रोवाइड करेगा उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। तो यहां भी वही बात, नर में और मेल में अलग होंगे और मादा में अलग होंगे। जैसे हम बात करें नर और मादा की, तो नर में सबसे पहले अधिवृषण, जिसको हम क्या बोलते हैं, एपिडिडाइमिस भी बोलते हैं। ठीक है, एपिडिडाइमिस भी बोलते हैं। शुक्रवाहिनी, जिसको हम वास डिफरेंस भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद शुक्राशय, समाइनल वेसाइकल, प्रोस्टेट ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरिथ्रन ऑफ काउपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं हम इसको। उसके बाद शिश्न यानी पेनिस। ये सभी क्या हैं, ये सभी हमारे नर के अंदर, मेल के अंदर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। याद रखना, दो अलग अलग टर्म होती है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर और सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स। ठीक है, अभी हम सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन की बात करें। ठीक है, तो सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन अगर मेल की बात करें, नर की बात करें, तो यहाँ पर एपिडिडाइमिस होगा, वास डिफरेंस होगा, समाइनल वेसाइकल होगा, प्रोस्टेट ग्लैंड होगा, काउपर्स ग्लैंड होगा और पेनिस होगा। इन सब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, और अगर वहीं फीमेल की बात करें, मादा की बात करें, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, फेलोपियन नलिका, जिसको हम फेलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, आप सभी ने सुना होगा गर्भाशय यानी यूट्रस, योनि यानी वेजाइना,
और बार्थोलिन ग्रंथि यानी बार्थोलिन ग्रेन। ठीक है, तो ये सभी है किसमें, ये सभी किसमें आते हैं हमारे फीमेल में। ठीक है, तो फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस, वेजाइना, बार्थोलिन, ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स ऑफ फीमेल है। तो कई बार अब हम बात करें नीट में क्वेश्चन कैसे आता है। ठीक है, तो नीट में क्वेश्चन आता है इन निम्न में से कितने मेल के द्वितीयक जनन अंग है। ठीक है, उसमें कई सारे ऑप्शंस दे देंगे, जैसे एपिडाइमिस, वास डिफरेंस, सेमाइनल वेसिकल, फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस, वेजाइना। तो उसमें से हमें क्या छांटना होता है, सिर्फ नर के अंदर कौन कौन से द्वितीयक जनन अंग है। ठीक है, तो वो छांट कर हमें इसका आंसर देना है। ऐसा ही प्राइमरी के लिए भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इस चीज को अच्छे से ध्यान रखना कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स कौन से होते हैं और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कौन से। ये एक इंट्रोडक्शन पार्ट है, अभी जो हमने पढ़ा ये सब क्या है, इंट्रोडक्शन पार्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हम बात करें जनन अंगों का विकास, यानी कैसे ये बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होगा मीजोडर्म, आप लोगों ने नाम सुना होगा एंडोडर्म, मीजोडर्म और एक्टोडर्म। ठीक है, एंडो, मीजो, एक्ट, हमारा जो पूरा शरीर है। ठीक है, जब हम आगे एम्ब्रियोलॉजी वाला पार्ट पढ़ेंगे उसमें आएगा कि इन्हीं से मिलके बना होता है। ठीक है, तो उसमें भी अगर हम बात करें जनन अंगों की, तो हमारे जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो किससे बनते हैं, मीजोडर्म से। ठीक है, तो मीजोडर्म से क्या बनेंगे, हमारे सेक्स ऑर्गन। और कहां बनेंगे, उदर गुहा में। उदर गुहा मतलब एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, तो हमारे जो भी सेक्स ऑर्गन्स हैं वो कहाँ, उदर गुहा में एब्डोमिनल कैविटी में बनेंगे ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक टाइम, यानी जब हम हमारा 9 मंथ का प्रेगनेंसी का टाइम होता है उसी टाइम पर वो बन जाएंगे और एब्डोमिनल कैविटी में बनेंगे। ठीक है, आपने लिखा है चिराग ने फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ओरिजिन, बिल्कुल वो आपको उसमें जनरली यही बातें हैं, सेक्सुअल एसेक्सुअल, उसके बारे में सिर्फ रीड करना है, उसको ज्यादा डिटेल में आपको नहीं जाना। ठीक है, उसको रीड करना है, अगर कोई भी डाउट होता है तो आप वो पूछ सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो वापस से आते हैं हम इस पर। ठीक है, तो जनन अंग कहाँ, उदर गुहा, एब्डोमिनल कैविटी में। ठीक है, और एंडोडर्म, मीजोडर्म, ठीक है। अब जन्म के समय, ठीक है, जन्म के समय क्या होता है, वृष्ण वृष्णाकोश में आ जाते हैं, यानी कि जो टेस्टीज है वो तो कहाँ आ जाती है, स्क्रोटम। ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं टेस्टीज की, और वृष्णाकोश क्या है, स्क्रोटम, जिसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो जो टेस्टीज है वो क्या हो जाती है, जैसे ही हम पैदा होने लगते हैं, प्रेगनेंसी से पार्चुरेशन वाला टाइम आता है, तो क्या होता है, जो टेस्टीज है वो तो एब्डोमिनल कैविटी से कहां पहुंच जाती है, स्क्रोटम में पहुंच जाती है। ठीक है, लेकिन जो अंडाशय है, जो ओवरी की बात करें हम, तो ओवरी कहां रह जाएगी, वो एब्डोमिनल कैविटी में ही रह जाएगी। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो क्योंकि टेस्टिस के अंदर चलती है स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस चलती है, और स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होती है, स्पर्म का फॉर्मेशन, यानी कि शुक्राणु का बनने का जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। अब जो स्पर्मेटोजेनेसिस जो प्रोसेस होता है, इसके लिए जो टेम्परेचर, जो तापमान की जरूरत होती है, वो तापमान हमारे शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री कम होना चाहिए, तभी वो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस अच्छे से हो पाएगा। तो उसके लिए अगर टेस्टिस को एब्डोमिनल कैविटी में ही रख देते तो क्या होता, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस अच्छे से नहीं हो पाता। इसीलिए ये कहां चले गए, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं स्क्रोटम। ठीक है ना, वहां पर ये चले। ठीक है, अब हम बात करते हैं वही बात जो मैंने आपको अभी बताई थी, द्वितीय लैंगिक अंग
और लक्षण दोनों में फर्क है। सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर दोनों में फर्क होता है। इसीलिए हम बात करें स्तन की या फिर हम बात करें ब्रेस्ट की, स्तन या ब्रेस्ट की अगर हम बात करें तो यहां पर वो क्या है, ब्रेस्ट क्या है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर लक्षण है, ना कि अंग है। ठीक है, वो अंग नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन के लिए हमने पढ़ा था क्या, कि वो दोनों गैमेट्स को फ्यूजन में, दोनों गैमेट्स के फ्यूजन में मदद करते हैं। दीपक आवाज नहीं आ रही, बाकी को आ रही है सभी को आवाज? दीपक थोड़ा अपना नेटवर्क चेक करो, बाकी सभी को आ रही है आवाज। ठीक है, ठीक है दीपक, अपना नेटवर्क चेक करो एक बार। हाँ, तो हम बात कर रहे हैं वापस से ब्रेस्ट की। तो ब्रेस्ट क्या है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है। ठीक है, लक्षण है वो, ना कि अंग है, क्योंकि अंग होने के लिए उनको दोनों गैमेट के फ्यूजन में हेल्प करना जरूरी है, जबकि ब्रेस्ट कहीं से भी ना तो मेल और फीमेल गैमेट को फ्यूजन में हेल्प नहीं करती। ठीक है ना, इसीलिए ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो आपको आगे मिलेगा भी सही जब आप एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, जहां पर आएगा ब्रेस्ट क्या है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है, लक्षण है, जो कब आएगा, डेवलप होगा प्यूबर्टी में, जब सेक्स हार्मोन रिलीज होंगे। चिराग ने पूछा मीजोडर्म क्या होता है? बेटा ये हम जब एम्ब्रियोलॉजी पढ़ेंगे, ठीक है ना, 3 जर्मिनल लेयर्स होती हैं उसमें, एंडोडर्म, मीजोडर्म, एक्टोडर्म। ठीक है ना, ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है ना, वैसे हम 11th-12th क्लास में भी इसके बारे में पढ़ते। ठीक है, तो जब हम लास्ट में एम्ब्रियोलॉजी वाला पार्ट पढ़ेंगे तब हम मीजोडर्म्स के बारे में बात करेंगे। सिर्फ अभी इतना सा ध्यान रखो कि 3 तरह की जर्मिनल लेयर्स होती है, एंडोडर्म, मीजोडर्म और एक्टोडर्म। क्लियर सभी को? अब हम यहां से आगे बढ़े। ठीक है, ये हो गया हमारा डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स। ठीक है, अब डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन मैंने आपको बताया कहाँ होता है, मीजोडर्म। ठीक है, मीजोडर्म में क्या होगा, इनका डेवलपमेंट होता है, लेकिन मीजोडर्म में कैसे होगा? ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको कुछ डायग्राम्स बताता हूँ। ठीक है, ये एक डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ पर कुछ चीजें ध्यान रखना। मीजोनेफ्रोस, ठीक है, एक है गोनेड्स। ठीक है, अब हम इसको बनाते हैं। ये जो व्हाइट स्लाइड आपको नजर आ रही है, ये एक तरह से हमारा क्या है, मीजोडर्म। क्या है, मीजोडर्म। अब इस मीजोडर्म के अंदर 2 प्लेट्स रखी होती हैं, जिसको हम बोलते हैं नेफ्रोटोम प्लेट। क्या बोलते हैं जिसको हम? नेफ्रोटोम प्लेट। ठीक है, इस नेफ्रोटोम प्लेट के 3 पार्ट होते हैं, प्रोनेफ्रोस, मीजोनेफ्रोस और मेटानेफ्रोस। ठीक है, जैसे कि आपने पहले वाले डायग्राम में, मैं वापस लेके जा रहा हूं आपको, ये जो पहले वाले डायग्राम में आया था मीजोनेफ्रोस, ठीक है, ये रहा यहां पर मीजोनेफ्रोस। क्लियर? अब यहाँ पर प्रोनेफ्रोस हमारे ह्यूमंस के अंदर कुछ भी नहीं बनाता, और मेटानेफ्रोस आपको पता है कि आगे जाके किडनी का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, ये जब आपने किडनी वाला पार्ट पढ़ा होगा उसका भी पता होगा, तो ये मेटानेफ्रोस क्या बनाते हैं, किडनी का फॉर्मेशन कराते हैं। और यहाँ पर होते हैं गोनेड्स। क्या होते हैं? गोनेड्स। ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर गोनेड्स। ठीक है, ये जो गोनेड्स हैं, ये गोनेड्स मेल के अंदर टेस्टिस बना सकते हैं और फीमेल के अंदर ओवरी बना सकते हैं। आई बात समझ में? मेल के अंदर टेस्टिस बना सकते हैं और फीमेल के अंदर क्या है, फीमेल के अंदर क्या बनाएंगे? बेटा क्या लिखा आपने ऐश्वर्या? सर मेमोरी ग्लैंड सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन है क्या? मैंने नहीं, अभी मैंने बताया आपको, सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन नहीं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होता है। ठीक है ना बेटा? हाँ, तो अब गोनेड्स की बात करें तो गोनेड्स दोनों चीज बना सकती है। अब ये डिपेंड करेगा किस चीज पे कि क्या बनाना है उसको।
ठीक है। तो क्या बनाने के लिए अगर हम नर की बात करें तो नर के अंदर होता है वाई क्रोमोसोम। आप सभी को पता है नर के अंदर क्या होगा, एक्स वाई कंडीशन होती है, वाई क्रोमोसोम। वाई क्रोमोसोम पर एक जीन प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं SRY जीन, ठीक है ना। SRY जीन्स का मतलब होता है सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑफ द वाई क्रोमोसोम, ठीक है ना। यानी कि ये सेक्स को डिटरमाइन करेगी कि मेल है या फीमेल। अगर वाई क्रोमोसोम आ गया यानी कि मेल है। क्यों? क्योंकि SRY जीन बनाती है TDF, यानी कि टेस्टीज डिटरमाइनिंग फैक्टर, ठीक है। क्या बनाएंगी? टेस्टीज डिटरमाइनिंग फैक्टर। शिवराम क्या प्रॉब्लम है बेटा? आप मैसेज लिख दो, ठीक है, मैसेज टाइप करके लिख दो। हाँ, तो हम बता, ये क्या है, टेस्टीज डिटरमाइनिंग फैक्टर। ये जो टेस्टीज डिटरमाइनिंग फैक्टर है, ये इस गोनेड्स से किसका फॉर्मेशन करवाएगी? टेस्टीज का फॉर्मेशन करवाएगी। यानी कि मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स का यहाँ पर फॉर्मेशन हो गया। आई बात समझ में? अब हम बात करें सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है। तो अब ये जो नेफ्रोटोम प्लेट है, इसका मीजोनेफ्रोस पार्ट है, यहां से वन पेयर ऑफ डक्ट निकलती है जिसको हम बोलते हैं मीजोनेफ्रिक डक्ट, और इसको वुल्फियन डक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। मीजोनेफ्रिक डक्ट या फिर वुल्फियन डक्ट, जैसा कि आप देख सकते हो यहां भी लिखा हुआ है, ये रहा, ठीक है। वुल्फियन डक्ट या फिर मीजोनेफ्रिक, वुल्फियन नलिका या फिर मीजोनेफ्रिक नलिका, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करें, बेटा हिंदी में लिखो, आर्यन ने लिखा है हिंदी में लिखो, हिंदी में लिखा हुआ है बेटा, ठीक है ना। मैं वो डायग्राम अलग बना रहा हूँ, इसीलिए यहाँ पर सब चीज लिखी हुई है, क्योंकि कुछ बच्चों ने कहा था इंग्लिश में भी लिखो, इसीलिए मैं वहां इंग्लिश में भी लिख रहा हूँ और यहाँ हिंदी में भी लिखा हुआ, ठीक है ना। ठीक है, ठीक है बच्चों सभी को। तो दोनों चीज यहाँ पर लिखी हुई है आपके पास। जब आप ये नोट्स की PDF देखोगे तो आपको यहाँ तो हिंदी दिखेगा और यहाँ पे इंग्लिश। तो और आपके जो मॉड्यूल है, मॉड्यूल में भी हिंदी इंग्लिश दोनों चीजें लिखी हुई है। आगे भी हम डायग्राम्स देखेंगे, उसमें दोनों चीजें लिखी हुई है, ठीक है ना। तो ये होती है मीजोनेफ्रिक डक्ट, जिससे क्या होगा, मेल के अंदर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो मेल के अंदर, नर के अंदर, ठीक है, मॉड्यूल कहाँ है? मॉड्यूल आपको मिल जाएगा बेटा, ठीक है ना। अब एक और यहां से एक और पैरेलल डक्ट निकलती है मेसोडर्म से। इस पैरेलल डक्ट को हम क्या बोलते हैं? पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट या फिर मुलेरियन डक्ट, ठीक है ना। मैं वापस से दिखाता हूं डायग्राम में, ये देखो, ठीक है। ये आ गई मुलेरियन डक्ट और ये पैरामीजो, ठीक है। तो ये जो वुल्फियन डक्ट है, ये तो मेल के सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स बनाएगी, और ये जो मुलेरियन है, ये क्या बनाती है? फीमेल के सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स बनाती है, ठीक है ना। अब अगर वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो टेस्टिस का फॉर्मेशन हुआ, और टेस्टिस के अंदर आपको पता है सर्टोली सेल्स और क्या होती हैं? सर्टोली सेल्स होती हैं, जिसमें एक हार्मोन रिलीज होता है, एंटी मुलेरियन हार्मोन। कौन सा? एंटी मुलेरियन हार्मोन होता है। तो एंटी मुलेरियन क्या करेगा? इस मुलेरियन डक्ट को डीजनरेट कर देगा, जिसके कारण अब फीमेल के सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन नहीं बनेंगे और किसके बनेंगे? मेल के बनेंगे, और इसमें हेल्प करेगा टेस्टोस्टेरोन, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया?
मेल के सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, तो अब ये तो थी, ये तो आर्यन ने लिखा सर ये पूरा डायग्राम किसका है? बेटा ये डेवलपमेंट, ठीक है, मानव तो जनन तंत्र का विकास जो मैंने पढ़ाया था उसका डायग्राम है ये। ठीक है, तो उसमें आपको डिटेल में नहीं जाना है, सिर्फ आपको ये याद रखने की बात है, ठीक है ना। सबसे पहले तो वाई क्रोमोसोम पर SRY जीन होती है जो टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर बनाती है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है क्योंकि ये आपको मॉड्यूल में भी मिलेगा कि मुलेरियन डक्ट से क्या बनेगा, फीमेल के सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स बनेंगे, और वुल्फियन डक्ट से क्या बनेगा, मेल के सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब याद रखने वाली बात सिर्फ इतनी सी है, ठीक है, क्या कि पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट या मुलेरियन डक्ट से फीमेल के सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स बनेंगे। ठीक है, और वुल्फियन से मेल के सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स बनेंगे। बस ये है यहाँ का सबसे इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, तो मीजोडर्म में नेफ्रोटर्म प्लेट है, मीजोनेफ्रोस से मीजोनेफ्रिक डक्ट निकलती है जिसको हम वुल्फियन डक्ट भी बोलते हैं, और ये मेल के सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करते हैं। और उसी के पैरेलल मीजोडर्म से एक और पेयर ऑफ डक्ट निकलती है जिसको हम पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट बोलते हैं या मुलेरियन डक्ट बोलते हैं। ठीक है, और ये फीमेल के सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। ठीक है, ये डायग्राम मॉड्यूल में नहीं है, बट बेटा ये जब पीडीएफ आफ्टर द क्लास के बाद जब आपको पीडीएफ मिलेगी तो उसमें आपको ये डायग्राम मिल जाए। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की बात नहीं है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था, आप सिर्फ समझो इस बात को, आप इस पे ध्यान ना दो कि क्या मॉड्यूल में है क्या नहीं है। ये ऐसे के ऐसे ही जो मैंने लिखा है वैसा का वैसा ही आपको पीडीएफ क्लास के जस्ट 5 मिनट के बाद आपको मिल जाएगा। ठीक है, हाँ कोमल, मैंने बताया आपको कि 5 मिनट जैसे क्लास फिनिश होगी उसके 5 मिनट बाद आपके अकाउंट पर ये पीडीएफ की फॉर्म में पहुंच जाएगा। ठीक है, व्हाट्सएप पर नहीं आएगा, आपके इसी अकाउंट पर आएगा, LN प्लस का जो अकाउंट है उसमें। ठीक है, समेकन को हम फ्यूजन ऑफ गैमेट्स जो बोलते हैं उसको बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये कुछ डायग्राम्स हैं। अब हमें मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करना है, यानी नर जनन तंत्र के बारे में हमने बात करना है। ये डायग्राम एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, हमने उसको थोड़ा सा मॉडिफाइड कर दिया है, जैसे यहाँ पर यूरेटर लिखा हुआ था, यूरेटर में मूत्र नली। ठीक है, ये टर्म्स आपको पता होना चाहिए क्योंकि हर जगह जब आप आगे पढ़ोगे, ठीक है ना, तो कई जगह पर ऐसा लिखा होगा समाइनल वेसिकल, कई जगह लिखा होगा शुक्राशय। ठीक है, कई जगह यूरेटर लिखा होगा, कई जगह मूत्र नली लिखा होगा। ठीक है, कई जगह पेनिस लिखा होगा, कई जगह शिश्न लिखा होगा, कई जगह क्या होगा, बल्बो स्क्रोटम लिखा होगा, वृष्णकोश लिखा होगा। तो आप लोगों को इन दोनों टर्म्स को याद रखना है। ठीक है, दोनों ही शब्द आपको समझ में आने चाहिए क्योंकि जब आप मॉड्यूल भी पढ़ोगे या कहीं भी कुछ पढ़ोगे तो उसमें क्या होगा, दोनों ही चीज साथ में आती रहेगी, कभी क्या लिखा होगा कभी क्या लिखा है। ठीक है, तो अब हमें इन सब के स्ट्रक्चर की बारे में बात करें तो जैसे हम बात करें टेस्टिस की, ठीक है, यानी वृषण की बात करें तो ये क्या होती है, फॉर्म तो यहाँ एब्डोमन में होगी, एब्डोमन में फॉर्म होने के बाद ये कहाँ पहुंच जाएगी, यहाँ पर। ठीक है, कहाँ पहुंच जाएगी, स्क्रोटम में, यानी वृषण कोश में पहुंच जाएगी। ठीक है ना, जैसा कि मैंने अभी बताया। अब इसके बारे में हम आगे बात करें तो सबसे पहले वृषण यानी टेस्टिस की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, टेस्टिस की अगर हम बात करें तो कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी बात करें तो इसकी लंबाई अराउंड 4 से 5 सेंटीमीटर की। ठीक है, 4 से 5 सेंटीमीटर की क्या होगी, इसकी लंबाई होगी, और चौड़ाई क्या होगी, 2 से 3 सेंटीमीटर की यहाँ पर क्या होगी, चौड़ाई होगी। ठीक है, तो ये तो इसकी। अब दूसरी बात आती है नरपत कुमार। नरपत कुमार क्या बोल रहे हैं, क्लास के बाद नोट्स बनाने हैं कॉपी में, रिटर्न में, वो बेटा आपकी मर्जी है, आप बनाना चाहो तो आपकी इच्छा है, नहीं बनाना चाहो ये पीडीएफ को आप कॉपी कर सकते हो।
वो आपकी मर्जी, ठीक है ना, इसमें मैं कुछ नहीं बोल सकता, ठीक है। तो अब हम बात करें यहाँ पर वापस से टेस्टिस या फिर वृषण की बात करें, तो वृषण किस में पाए जाएंगे, नर में पाए जाएंगे। सबसे पहली बात यहाँ पर ये नर में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और नर में कितने होंगे, एक पेयर या फिर हम बोल सकते हैं यहाँ पर दो होंगे, ठीक है। एक जोड़ी है यहाँ पर, ठीक है। एक जोड़ी का मतलब क्या होगा, यहाँ पर दो टेस्टिस प्रेजेंट हो, ठीक है ना। और यही हमारा क्या है, नर का प्राथमिक जनन अंग होता है। क्या होगा, प्राथमिक जनन अंग यानी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जिसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है, ठीक है ना। अब इसके आकार की बात कर ली हमने कि ये 4 से 5 सेंटीमीटर और 2 से 3 सेंटीमीटर का इसका जो होता है, ठीक है। अब गुलाब अली ने लिखा है 60 यूयू भी होते हैं क्या इसके लंबाई सर, बेटा यहाँ सेंटीमीटर्स में जो हम सिर्फ वही बात कर रहे हैं जो एनसीईआरटी में लिखा है, ठीक है। अब उसमें आप चेंज करते रहो, यूयू क्या होता है मुझे नहीं पता, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करें, दोनों वृक्ष एक छोटी थैलीनुमा संरचना में स्थित होते हैं, ठीक है। तो ये कहां पर एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। शुरू में बने कहां, एब्डोमिनल कैविटी में, लेकिन अब आफ्टर द बर्थ कहां मिलेंगे, ये एक थैलीनुमा संरचना में मिलेंगे। और जो क्या होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्क्रोटल सैक भी बोलते हैं, स्क्रोटम भी बोलते हैं, वृषणकोश भी बोलते हैं। इसके 3 अलग अलग नाम हो गए, ठीक है। सबसे पहले हमने बोला वृषणकोश, उसके बाद हमने बोला स्क्रोटम, उसके बाद बोला स्क्रोटल सैक। तो तीनों ही एक ही बात है, कहीं पे भी, कहीं पे वृषणकोश भी लिखा आ सकता है, कहीं पर स्क्रोटम भी लिखा आ सकता है, कहीं पे स्क्रोटल सैक भी लिखा आ सकता है, ठीक है। तो अब जो उदर गुहा के नीचे, क्योंकि हमने अभी बात करी थी कि स्पर्मेटोजेनेसिस होती है टेस्टिस के अंदर, और उसके लिए 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर कम होना चाहिए। इसीलिए ये उदर गुहा से कहाँ आ जाती है, उदर गुहा के बाहर, उसके नीचे और बाहर की तरफ एक थैलीनुमा संरचना प्रेजेंट होती है, उसमें आ जाती है, और उस संरचना को हम क्या बोलते हैं, स्क्रोटम, ठीक है। अब हम बात करें, क्यों, क्योंकि ये हमने पहले बता दिया, वृषणकोश का तापमान शरीर के आंतरिक तापमान से 2 से 2.5 डिग्री कम होता है, ठीक है ना। जो कि किसके लिए, शुक्र जनन यानी स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए क्या होगा, जरूरी है, आवश्यक है, ठीक है। तो इसीलिए इसको एब्डोमिनल कैविटी से बाहर आना पड़ता है। आई बात समझ में। अब ये कैसे आता है बात, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, यहाँ पर ये एक स्क्रोटम है, अभी स्क्रोटम का डायग्राम हम वापस बनाएंगे। शुरुआत में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इंट्रायूटेराइन लाइफ, टेस्टिस का फॉर्मेशन हुआ कहाँ, एब्डोमिनल कैविटी। क्या हुआ, लेकिन ये जो एब्डोमिनल कैविटी में है, तब ये एक एलास्टिन फाइबर से कनेक्ट रहता है स्क्रोटम, यहाँ स्क्रोटम का जो अंदर का जो नीचे का पार्ट है, इससे कनेक्ट ऐसे रहता, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ही जैसे ही बर्थ का टाइम आएगा, बर्थ के टाइम में ये जो टेस्टिस है, ये धीरे धीरे खींचती हुई, इलास्टिक फाइबर से खींचती हुई कहाँ पहुंच जाएगी, वो यहाँ पर स्क्रोटम के अंदर आ जाएगी, और यहाँ नीचे की तरफ इस इलास्टिक फाइबर से कनेक्ट हो जाएगी, जिसको हम ग्यूबर्निकुलम भी बोलते हैं। इसको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले बनी कहाँ, एब्डोमिनल कैविटी में बनी। धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे ही एट द टाइम ऑफ बर्थ, जन्म के समय क्या हुआ, ये जन्म के समय ये धीरे धीरे नीचे आती गई, और फाइनली कहां पे अटैच हो गई, इसी स्क्रोटम के बेस पर जाकर ये अटैच।
आई बात समझ में सभी को? सभी को समझ आ रही है बेटा? ठीक है, तो इस तरह से ये नीचे आती है। जैसे आप देख लो वापस, तो यहाँ पर क्या हुआ, जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए मददगार है। ठीक है, अब हम इसका डायग्राम देखें। ठीक है, ये क्या है, स्क्रोटम का डायग्राम जो कि मैंने बनाया अभी। ऐसा ऐसा ही कुछ यहाँ पर दिख रहा है आपको। ठीक है, ये नीचे यहाँ आके अटैच हो गई ग्यूबर्निकुलम से। किससे अटैच हो गई? ग्यूबर्निकुलम से। ठीक है, अब हम एक एक करके इसके बारे में पढ़ें। तो सबसे पहले अगर हम बात करें जो टेस्टिस का जो स्ट्रक्चर, ठीक है, टेस्टिस का स्ट्रक्चर सबसे बाहर की तरफ, सबसे बाहर की तरफ क्या होती है? त्वचा, जिसको हम स्किन भी बोलते हैं। तो ये तो हो गया स्किन, पहली चीज। ठीक है, तो सबसे बाहर की तरफ क्या होगी? त्वचा। ठीक है, अब इसी त्वचा पे यहाँ पर कुछ हेयर्स भी प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? कुछ हेयर्स भी प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्यूबिक हेयर भी बोलते हैं। बाल प्रेजेंट होंगे यहाँ पर। क्या प्रेजेंट होंगे? बाल प्रेजेंट होते हैं इस त्वचा पे, जिसको हम प्यूबिक हेयर भी बोलते हैं। ठीक है, अब हम उसके अंदर की तरफ जाए, तो उसके अंदर की तरफ सेकंड आती है यहाँ पर डार्टोस पेशी। क्या आती है उसके बाद? डार्टोस पेशी। ठीक है, ठीक है, तो यहां पर नेक्स्ट जो ये हो गया हमारा डार्टोस पेशी, यानी 2 नंबर। ठीक है, इन हेयर्स का वर्क क्या होता है बेटा? ये इसके हेयर्स का जो कई सारे वर्क होते हैं, उसमें एक वर्क है जो लो टेम्परेचर जो चाहिए उसको मेंटेन करना। ठीक है, ठंडक रहना। जैसे अपने सर पे बाल होते हैं तो अपने सर को ठंडक रखते हैं, वैसे ही वहां पर भी ये बाल है तो उसको ठंडा रखते हैं। ठीक है, जब ज्यादा हीट वगैरह होती है तो उसमें टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम। ठीक है, तो सबसे बाहर की तरफ हमने देखा त्वचा, उसके अंदर गए तो ये क्या है? डार्टोस पेशी, यानी डार्टोस मसल। और ये जो डार्टोस ये जो डार्टोस मसल है, ठीक है, इस डार्टोस मसल का जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है? ये टेम्परेचर को रेगुलेट करती है। कैसे रेगुलेट करती है? जैसे ही सर्दियों का टाइम आता है, सर्दियों का टाइम आएगा तो इसके अंदर सिकुड़न होगी, यानी कॉन्ट्रैक्शन होगा, जिसके कारण क्या होगा? ये जो हमारे टेस्टीज हैं, ठीक है, वृक्ष्ण है, ये हमारे शरीर के पास है, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा? हमारे शरीर के पास लाएंगे और शरीर से थोड़ी गर्मी लेंगे। ठीक है, अब जैसे ही गर्मी का सीजन होगा, गर्मी के सीजन में क्या होगा? ये रिलैक्स हो जाएगी, जिससे क्या होगा? ये हमारे शरीर से दूर होगा, शरीर का जो गर्म तापमान है उससे दूर होके ये अपने आप को मेंटेन करेगा। तो डार्टोस मसल का ध्यान रखना, मेन फंक्शन ऑफ डार्टोस मसल क्या है? टेम्परेचर रेगुलेशन। ठीक है, अब उसके बाद इसके अंदर जाएंगे तो ये देखो हरे रंग की एक और लाइन नजर आ रही है, जिसको हमने बोला स्पर्मेटिक फेशिया। ठीक है, अब इसके अंदर एक और आ गई, जिसको हमने बोला स्पर्मेटिक फेशिया। आ गई तीसरी लेयर। ठीक है, सबसे पहले क्या थी? त्वचा थी, स्किन थी, उसके बाद डार्टोस मसल थी, अब आ गई स्पर्मेटिक फेशिया। ठीक है, अब स्पर्मेटिक फेशिया के अंदर आप देखेंगे एक और ब्लू कलर की लाइन आ रही है। ठीक है, एक और ब्लू कलर की लाइन आ रही है, जिसको हमने क्या बोला? क्रीमेस्टर पेशी। तो ये 4th नंबर क्या आ गई? क्रीमेस्टर पेशी। ठीक है, और ये क्रीमेस्टर पेशी स्क्रोटम वाले पार्ट में तो है ही सही, प्लस ये ऊपर जो इंग्वाइनल केनाल वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं हम इंग्वाइनल केनाल। ठीक है, इंग्वाइनल नाल या इंग्वाइनल रिंग। ठीक है ना, इसको क्या बोलेंगे? इंग्वाइनल केनाल। तो ये इंग्वाइनल केनाल को भी वहां इंग्वाइनल केनाल की जो दीवारें हैं, वॉल है, वहां पर भी ये प्रेजेंट होगी। कौन सी? क्रीमेस्टर पेशी। अब हम बात करें क्रीमेस्टर मसल्स की, अगर हम बात करें
तो क्रिमेस्टर मसल्स क्या करती? क्रिमेस्टर मसल, जैसे हमने डार्टोज मसल की बात करी, तो डार्टोज मसल क्या करती थी? टेम्परेचर रेगुलेशन में, तापमान को मैनेज करने में काम करती थी। वैसे ही इस पर मैं उस वैसे ही हम बात करें यहाँ पर, अगर हमारे क्रिमेस्टर मसल की, तो क्रिमेस्टर जो मसल होती है, ठीक है, क्रिमेस्टर मसल क्या करेगी? ये हमें चोट से बचाएगी। ठीक है, तो जब भी टेस्टिस में कोई चोट लगने वाली होती है या फिर हम मूवमेंट कर रहे होते हैं, उस टाइम पर क्या करती है? ये टेस्टिस को एलिवेट कर देती है, ऊपर की तरफ उठा देती है, जिसकी वजह से, ठीक है, ये इंजरी से बचाती है। ठीक है, हाँ। अब एक ये तो हुई बात प्राइमरी की। सेकेंडरी, ये भी कहीं ना कहीं टेम्परेचर रेगुलेशन में हेल्प करती है, पर हाँ, मेन कौन करता है? डार्टोज मसल। अब क्वेश्चन आ गया आपके पास, क्या क्वेश्चन आ गया? कि इन निम्न में से कौन सी मसल, कौन सी पेशी टेस्टीज में टेम्परेचर रेगुलेशन, तापमान के रेगुलेशन में मदद करती है? पहला ऑप्शन डार्टोज मसल, दूसरा स्पर्मेटिक पेशिया, तीसरा क्रिमेस्टर पेशिया, पेशी सॉरी क्रिमेस्टर पेशी, और चौथा कुछ भी दे दिया, इंग्वाइनल कैनाल दे दिया। तो इनमें से तब तो आंसर जाएगा डार्टोज पेशी। ठीक है, लेकिन लेकिन अब क्वेश्चन चेंज हो गया। अगर आपसे पास क्वेश्चन पूछ दिया, पहला ऑप्शन डाल दिया डार्टोज मसल, दूसरा डाल दिया क्रिमेस्टर मसल, तीसरा डाल दिया स्पर्मेटिक फेशिया, और चौथा डाल दिया बोथ 1 and 2, अब आंसर क्या होगा? अब आंसर बदल जाए, अब आंसर होगा बोथ 1 and 2। बिल्कुल, खुशबू सही, सचिन का सही, अनुज का सही, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं आप लोग। ठीक है, तो इससे पता चल रहा है आपको समझ में आ रहा है। ठीक है ना, तो बिल्कुल सही आंसर दिया आप लोगों ने। तो याद रखना, अगर चार ऑप्शंस अलग अलग हो, ठीक है, तब तो हमारा प्रायोरिटी डार्टोस मसल जाएगी। लेकिन अगर ऑप्शन में बोथ क्रिमेस्टर और डार्टोस वाला ऑप्शन दिया हो, तो फिर क्या होगा? तो फिर हम उसको सेलेक्ट करें। आई बात समझ में? ये तो बात थी क्रिमेस्टर और डार्टोस की। अब जैसा कि चिराग ने पूछा, स्पर्मेटिक फेशिया का क्या फंक्शन होता है, बिल्कुल वो बताऊंगा। ठीक है, मैंने अभी कंप्लीट नहीं किया है। ठीक है, और आपने अच्छा सवाल भी पूछा है। ठीक है, तो ये जो स्पर्मेटिक फेशिया है, ठीक है, इसका फंक्शन होता है, ये स्पर्मेटिक फेशिया और क्रिमेस्टर मसल, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? स्पर्मेटिक कोड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? स्पर्मेटिक कोड बनाते हैं। ठीक है, ये जो दिख रहा है आपको स्पर्मेटिक कोड, आ रही है बात समझ में चिराग? स्पर्मेटिक कोड को बनाने में हेल्प करेगा क्या? स्पर्मेटिक फेशिया और क्रिमेस्टर मसल। ठीक है, अब फिर वही सवाल, अब ये स्पर्मेटिक कोड क्या होती है? भाई एक और सवाल बन गया ना कि स्पर्मेटिक कोड क्या होती है। तो उसके लिए मैं आपको, स्पर्मेटिक कोड क्या होता है? अब आपको पता है टेस्टिस है, अब टेस्टिस के अंदर शुक्रवाहक यानी वास डिफरेंस भी है, पास होएगी। ठीक है, और जनिक यानी कि नर्व्स, वेसल, लिम्फेटिक्स, ये जो सारी चीजें हैं, ये भी क्या होगी? टेस्टिस में आएंगी जाएंगी। ठीक है, कोई ब्लड लेके आ रहा है तो कोई ब्लड लेके जाएगा भी सही, कोई लिम्फेटिक्स वाली है, तो ये जो, और जो नर्व सप्लाई है, तो ये जो सारी चीजें हैं, ठीक है, चाहे वाहिकाएं हैं, चाहे तंत्रिकाएं हो, चाहे लसिका वाहिकाएं हो, ठीक है, ये जो सब हैं, ये सब किसमें से पास होंगी? स्पर्मेटिक कोड्स में पास होंगी। ठीक है, और ये स्पर्मेटिक कोड्स कहां से पास हो रही है? ये इंग्वाइनल कैनाल में से पास हो रही है। इस इंग्वाइनल कैनाल को हम ऐसे बना सकते हैं, इंग्वाइनल कैनाल। इस इंग्वाइनल कैनाल की दो रिंग है, एक और दो,
ठीक है, ये डीप जो कि एब्डोमेन के अंदर है, ठीक है, और ये सुपरफिशियल जो एब्डोमेन की बाहर की तरफ, ठीक है। तो स्क्रोटम को एब्डोमेन से जोड़ने का काम कौन कर रहा है? इंग्वाइनल कैनाल, या फिर स्पर्मेटिक कोड भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम इस इंग्वाइनल कैनाल को काट दें और ऊपर की तरफ से देखें तो क्या कैसा दिखेगा? ये एक इंग्वाइनल कैनाल, ठीक है। अब इस इंग्वाइनल कैनाल के अंदर से जा रही है स्पर्मेटिक कोड, आप देख ऐसे लिख लो इसको, ये क्या है? ये इंग्वाइनल कैनाल, ठीक है। इंग्वाइनल कैनाल के अंदर से पास हो रही है स्पर्मेटिक कोड, और इस स्पर्मेटिक कोड के अंदर से नर्व्स, वेसल्स और लिम्फेटिक्स और वास डिफरेंस, ये सभी चीजें किसमें से पास होंगी? ये होंगी स्पर्मेटिक कोड में से पास। तो ये तो इंग्वाइनल कैनाल हो गई, ठीक है, ये इंग्वाइनल कैनाल हो गई। इंग्वाइनल कैनाल में से ये स्पर्मेटिक कोड पास हो रही है, और स्पर्मेटिक कोड के अंदर से शुक्रवाहक यानी वास डिफरेंस और वेसल्स, नर्व्स, लिम्फेटिक्स, ये सारी इसके अंदर से पास। आई बात समझ में? ठीक है। तो इस तरह से हमारा स्ट्रक्चर हुआ। अब एक चीज और रह गई, गुबर्निकुला। मैंने जो बताया था आपको पहले वाले में, देखो वापस से, ये जो स्ट्रक्चर नहीं था, ठीक है, जो पहले अटैच था बेस से, धीरे धीरे इसमें शॉर्टनिंग होती गई और ये फाइनली, तो यही क्या है? गुबर्निकुलम, ठीक है, जिसको आप देख सकते हैं, ये गुबर्निकुलम, ठीक है, जो टेस्टिस को बेस ऑफ द स्क्रोटम से, यानी वृषणकोश के जो बेस पार्ट है, निचला पार्ट है, ठीक है, उस पे जाकर अटैच हो जाए, ठीक है। और अटैच क्यों करता है? ताकि ये जो टेस्टिस है, वृषण है, ये पूरे वृषणकोश पर जाकर, जितेंद्र क्या हुआ बेटा? वीडियो वीडियो नहीं आ रहा? बाकी सबको वीडियो दिख रहा है? सभी को वीडियो दिख रहा है बेटा? जितेंद्र एक बार नेटवर्क चेक करो, आपको सबको दिख रहा है बेटा? आपका नहीं दिख रहा तो शायद आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम है, ठीक है। ठीक है बेटा, तो एक बार आप अपना नेटवर्क चेक कर, अब चल रहा है? ओके, गुड। तो वापस से सुनो इस बात को, ये जो टेस्टिस है जो पहले यहां बनी थी, ठीक है, यहां से ये धीरे धीरे कहां आ गई? यहाँ, यानी एब्डोमिनल कैविटी से स्क्रोटम तक आ गई। अब ये जब स्क्रोटम तक आ गई, ठीक है, तो स्क्रोटम तक आने के बाद ये यहाँ पर अटैच रहेगी किससे? ग्यूबर्निकुलम से, जिसको मिजोरचियम भी बोलते हैं, ठीक है। दो नाम है इसके, ग्यूबर्निकुलम या फिर मिजोरचियम। ये एक इलास्टिक फाइबर, इलास्टिन फाइबर का बना होता है, और ये इसको अटैच करके रखता है, ताकि क्या होगा? ये जो दोनों टेस्टिस है, दोनों वृक्ष में है, ये स्क्रोटम के अंदर इधर उधर मूव ना कर सके, एक दूसरे से टकरा ना सके, ठीक है। और इसीलिए यहाँ पर बीच में एक सेप्टम से ये डिवाइड रहते हैं, जिसको हम बोलते हैं मीडियन राफे। क्या बोलेंगे इसको? मीडियन राफे। मीडियन राफे से क्या होगा? ये एक दूसरे से अलग रहे, ठीक है। तो ये बात हो गई। तो इंग्वाइनल कैनाल, स्पर्मेटिक कोड, तो सबसे पहले हमने देखा बाहर की तरफ त्वचा थी, त्वचा के अंदर डार्टोज मसल, जिसका मेन फंक्शन क्या था? टेम्परेचर रेगुलेशन का। फिर उसके अंदर गए स्पर्मेटिक फेशिया, उसके अंदर गए क्रिमेस्टर मसल, ठीक है। स्पर्मेटिक फेशिया और क्रिमेस्टर मसल दोनों मिलकर क्या बनाती है? स्पर्मेटिक कोड बनाती हैं, और ये स्पर्मेटिक कोड इंग्वाइनल कैनाल से पास होती है, और ये जो स्पर्मेटिक कोड है, इसके अंदर से वॉस डिफरेंस यानी शुक्रवाहक, और जो हमारी नर्व्स, वेसल्स है, वाहिकाएं हैं, तंत्रिकाएं हैं, लसिकाएं हैं, ये सभी इसमें से पास। अब चिराग ने पूछा है कि क्रिमेस्टर और डार्टोस में से एक चूज करना हो तो टेम्परेचर कंट्रोल के लिए, तो बेटा कंफर्म डार्टोस को ही करना है,
ठीक है, जब दोनों में से एक चूज करना हो तो डार्टोस करना होगा, और अगर बोथ दे रखा होगा तो फिर हमें बोथ करना है। ठीक है बेटा, चलो, तो ये हमारा स्क्रोटम का डायग्राम। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहां पर कुछ क्या होगा कि जैसे हमने पढ़ा कि भ्रूण अवस्था के दौरान मॉड्यूल विकास मॉड्यूल कहाँ मिलेगा बेटा? मॉड्यूल आपके उस पे आएगा, ठीक है, या फिर जब ऑफलाइन होगी तो यहाँ भी मिल जाएगा, और डिजिटल आपके उस पे आ जाएगा, ठीक है, मटेरियल पे। सलमान, आपका क्या क्वेश्चन है? रिप्लाई, क्वेश्चन नजर नहीं आ रहा, वापस लिखो, ठीक है। तो भ्रूण अवस्था के दौरान वृक्ष का विकास उदर गुहा में होता है, जैसे कि हमने बताया। शिवराम, ये मॉड्यूल नंबर 1 है, मॉड्यूल नंबर 1 12th वाला जो है उसका, ठीक है। ओके विकास, सेकंड चैप्टर, ठीक है। तो वृक्ष यानी टेस्टीज है, स्पर्मेटिकोड, शुक्र वाहिनी होती है क्या? हेलो, नहीं, शुक्र वाहिनी शुक्र वाहक होती है, मतलब इसमें से बेटा ये शुक्र वाहक वास डिफरेंस के लिए लिखा हुआ है यहाँ, ठीक है। अब इसको देखो, अब हमने देखा टेस्टीज जो है, ठीक है, टेस्टीज या वृष्णि की बात करें, हमने देखा उदर गुहा में यानी एब्डोमिनल कैविटी के अंदर इसका क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ, और ये जन्म के समय कहां पहुंच गया? वृष्ण कोश यानी कि स्क्रोटम में आकर बैठ गया। लेकिन कई बार ऐसी कंडीशन होती है जब क्या होगा, ये नहीं कर दिया पहले बोल रहा था बोल रही डिस्कनेक्ट हो गया। हाँ अरे म्यूट गया खुद की म्यूट कर देगा। हाँ बेटा, अब सबको आवाज आ रही है वापस से? सभी को आवाज आ रही है? थोड़ा सा नेटवर्क इशू आ गया था, ठीक है, तो हम वापस से इसको, हाँ जिसको नोट्स बनाने हैं बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और बनाओगे तो अच्छा रहेगा, आपको याद रहेगा, ठीक है। तो हम वापस से बात करते हैं कि वृष्ण का जो विकास है उदर गुहा में एब्डोमिनल कैविटी में अंदर हुआ था, लेकिन क्या हुआ, वो वापस से नीचे आ जाते हैं, कहाँ? स्क्रोटम में आ जाते हैं, ठीक है, जन्म के समय। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो स्क्रोटम पर नहीं आ पाते और जन्म के बाद भी कहाँ रह जाते हैं? उदर गुहा में ही रह जाते हैं। अब ऐसी जो कंडीशन हो जाती है, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? छुपे हुए वृष्णि या फिर अनडिसेंडेड टेस्टिस या फिर क्रिप्टो ऑर्किडिज्म। तीन नाम है इसके, ध्यान से सुनना। अगर जन्म के समय
जो वृष्ण है वो स्क्रोटम में नहीं आते हैं, वृष्ण कोश में नहीं आते हैं, और कहाँ, उदर गुहा में ही रह जाते हैं। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, छुपे हुए वृष्ण बोलेंगे, या फिर अनडिसेंडेंट टेस्टिस बोलेंगे, या फिर हम क्रिप्टो ऑर्किडिज्म बोलेंगे। ठीक है, तो अब ये जो आपने देखे 3 नाम हैं इसके, ठीक है, इस प्रकार के वृषण का विकास पूरी तरह नहीं होता। ऐसे जो वृषण है जो ऊपर ही रह जाएंगे, उनका प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, विकास नहीं हो पाएगा, और वहां पर स्पर्मेटोजेनेसिस भी प्रॉपर नहीं हो पाएगी। अब ऐसे में अगर वो वहीं पर रहे तो वो क्या कोर्स कर सकते हैं, कैंसर। वहां पर पड़े पड़े क्या कोर्स कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी फालतू की चीज अगर हमारे शरीर में पड़ी है तो वो आगे जाके कहीं ना कहीं मेलिग्नेंसी या कैंसर उत्पन्न कर सकती है। ठीक है, तो इसीलिए अब ऐसी कंडीशन ना हो उसके लिए हम क्या करते हैं, ऑर्क्योपैक्सी। ऑर्क्योपैक्सी में क्या करेंगे, हम उसको शल्य चिकित्सा यानी कि सर्जिकली सर्जिकली क्या करेंगे, हम उसको वृष्ण कोश में ले आते हैं। जब वृष्ण कोश में नहीं आते तो उन्हें वृष्ण कोश में लाने की प्रक्रिया को ऑर्क्योपैक्सी कहते हैं। ठीक है, यानी कि वो नेचुरली नीचे नहीं आ पाए, एब्डोमिनल कैविटी से वृक्ष कोश में नहीं आ पाए, तो हमने क्या किया, अब हमने उसको चेंज किया, हमने सर्जिकली उसको नीचे लेकर आए। ठीक है ना, और इस सर्जिकली नीचे लाने वाले प्रोसेस को बोलते हैं ऑर्क्योपैक्सी। अब 2 कंडीशन है। ठीक है, राहुल आवाज नहीं आ रही, बाकी सभी को आ रही है बेटा आवाज? अगर सिर्फ राहुल, हाँ तो बेटा राहुल को नहीं आ रही तो राहुल आपका नेटवर्क से, ठीक है, बाकी सभी को आवाज आ रही है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे ऑर्क्योपैक्सी, ऐसे ही एक होता है ऑर्क्योडेक्टोमी। एक और ऐसा ही होता है ऑर्क्योडेक्टोमी। अब अगर कोई भी टेस्टिस अनडिसेंडेंट टेस्टिस है या क्रिप्टो ऑर्किडिज्म वाली कंडीशन है जहां पर टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी में रह जाती है, अगर उसमें टेस्टिस अगर नॉर्मल मॉर्फोलॉजी की है यानी कि फंक्शनल हो सकती है, बिल्कुल सही मॉर्फोलॉजी की है, तो हम उसको ऑर्क्योपैक्सी के द्वारा स्क्रोटम में ले आएंगे। लेकिन अगर उसकी मॉर्फोलॉजी, ठीक है, यानी उसका आकार्य की वो क्या है, सही नहीं है, एबनॉर्मल है, ठीक है, तो उस कंडीशन में उसको वृषण कोश में लाने से भी कोई फायदा नहीं होगा। तो उस केस में सर्जिकली यानी शल्य चिकित्सा द्वारा हम उसको निकाल देते हैं, हमारी बॉडी से, हमारे शरीर से निकाल देते हैं, और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ऑर्क्योडेक्टोमी, यानी शल्य चिकित्सा द्वारा उसको निकाल देना, वृषण को निकाल देना, इसको हम बोलेंगे ऑर्क्यो। अब जितेंद्र ने पूछा है सर इसका पता बर्थ के टाइम ही लग जाता है क्या? बिल्कुल पता लग जाता है, बर्थ के टाइम पे भी देखेंगे। कई बार ऐसी जो कंडीशंस होती है, ठीक है, उसमें हम कुछ टाइम के लिए वेट भी कर लेते, ठीक है, हो सकता है कई बार हम 6 से 7 महीने तक वेट भी कर लें, ठीक है, पर उसमें चांसेस ज्यादा कर ना के बराबर होते हैं। ठीक है, तो फिर हमें सर्जिकली देखना होता है। ठीक है, डिजिटल मटेरियल कब मिलेगा बेटा, आपकी साइट पर एक नंबर दिया होगा, हेल्पलाइन नंबर, आप उस पर ये बात पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ऑर्क्योपैक्सी, अब वृषण कोश उदर गुहा से जिस मार्ग से जुड़े होते हैं उसे इंग्वाइनल नाल कहते हैं। आपको पता है, मैंने ये बात बताई भी है कि स्क्रोटम और एब्डोमिनल कैविटी को जोड़ने का काम क्या कर रहा है, इंग्वाइनल कैनाल, इंग्वाइनल नाल करता है, और इसी नाल के से जन्म के समय वृषण कोश उतरते हैं। यानी मैंने बताया था, ठीक है, ये डायग्राम आपको याद होगा, ये, ठीक है, तो ये जो वृक्षण है ये वृक्षण कोश में जाता है, किससे, इंग्वाइनल केनाल, ये हमारे क्या है, इंग्वाइनल केनाल। ठीक है, तो ये इंग्वाइनल केनाल से होते हुए ही वृक्षण वृक्षण कोश तक पहुंचता है। ठीक है,
अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? वैसे टाइम हो गया। कोई किसी को डाउट है क्या? किसी को डाउट है क्या? तो सभी को आज का लेक्चर समझ आया? क्या चीज समझ नहीं आई? क्योंकि ऑटोमेटिकली ये लेक्चर खत्म हो जाएगा। आज क्लास कितने स्टूडेंट्स देख रहे हैं? आज क्लास स्टूडेंट्स देख रहे हैं अराउंड 100 के अराउंड है बेटा। थैंक यू बेटा, थैंक यू। मुलेरियन डक्ट समझा दो बेटा। मुलेरियन डक्ट की अगर हम बात करें, नीट में इसमें से आपके 2 से लेकर 5 तक क्वेश्चन आ सकते हैं, पर ज्यादा चांसेस 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब हम, जैसे कि आप लोगों ने पूछा है मुलेरियन डक्ट के बारे में, तो मैं थोड़ा सा, बेटा ये होती है हमारे मुलेरियन नलिका। ठीक है, मुलेरियन नलिका सिर्फ आपको जो याद रखने वाली बात है, ठीक है, वो बात है कि मुलेरियन डक्ट से क्या बनेगा। तो मुलेरियन डक्ट, सॉरी नेटवर्क, मुलेरियन जो डक्ट है, बस आपको जो ध्यान रखना है, ये फीमेल के सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स बनाता है। और वुल्फियन डक्ट क्या बनाएगा, जिसको हम मीजोनेफ्रिक डक्ट भी बोलते हैं, मेल के सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन आएगा। रिकॉर्ड क्लास कब मिलेगी? बस मिलने वाली है बेटा आपकी क्लास। मैं अभी बस आपको ये पीडीएफ बना के भेज रहा हूँ। ठीक है, तो आज पढ़ना सभी जाके, ठीक है, और पढ़ने के बाद यूरोजेनाइटल साइनस, एपोफोरॉन वगैरह, ये जो बता देता हूँ, मुलेरियन जो डक्ट होती है, मुलेरियन डक्ट क्योंकि फीमेल में प्रेजेंट होती है, मेल में नहीं होती, तो उसका मेल के अंदर जो बचा हुआ जो पार्ट होता है, जिसको रेमनेंट बोलते हैं, उसको प्रोस्टेटिक यूट्रिकल बोलते हैं। और ऐसे ही वुल्फियन डक्ट मेल में होती है, मादा में नहीं होती। ठीक है, फीमेल में नहीं होती, तो उसका जो बचा हुआ पार्ट जो मादा में प्रेजेंट है, उसको एपोफोरॉन बोलते हैं। ठीक है, स्क्रोटम के टेस्टिस को रिमूव करने के प्रोसेस को क्या, स्क्रोटम के टेस्टिस को, वही और क्यों, टेक्टोमी। ठीक है, हाँ आज फर्स्ट क्लास ही थी। ठीक है, तो सभी को समझ आ गई बेटा? हाँ, एनसीईआरटी तो पढ़ना ही है, एनसीईआरटी और मॉड्यूल दोनों पढ़ो, आप अच्छे से पढ़ो। ठीक है, तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन तैयार बैठा है। थैंक यू बेटा, कल मिलते हैं सेम टाइम। यार वो ये तो बंद हो गया ना, ये तो बंद हो गया ना। हाँ, आवाज भी आ रही है।